चलिए बच्चों, पाठ 6 कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पाठ 1 पढ़ रहे थे। पाठ 1 भाषा, व्याकरण और साहित्य। बच्चों, इसके पाठ में हम भाषा के बारे में जान रहे हैं। अब हम जानते हैं राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो दो देश के बहुसंख्यक समाज के द्वारा प्रयोग की जाती है। एक ऐसी भाषा होती है जो देश के बहुसंख्यक माने बहुत बड़ी संख्या में जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तथा जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और जनजीवन अभिव्यक्त पाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तथा जिस भाषा में पूरे देश का, पूरे राष्ट्र की संस्कृति और जनजीवन दिखाई देता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भारतवर्ष में के अधिकांश क्षेत्र में बोली, समझी एवं लिखी पढ़ी जाती है। जिस प्रकार राष्ट्रध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की पहचान होती है। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्र का प्रतीक होता है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है, उसी तरह से हमारी भाषा भी हमारे राष्ट्र की एक भाषा होती है, जिसे पूरे देश में बहुसंख्या में, बहुत अधिक संख्या में लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। अब आती हैं भारतीय भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सत्य है, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में काश्मीरी, बंगाल में बंगला आदि। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को अलग रूप में स्वीकृति मिली है और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिल गई है कि 22 भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हिंदी, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, मैथिली, उड़िया, बंगला, असमिया, बोडो, कोंकणी, संथाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली। विश्व की प्रमुख भाषाएं। अब आते हैं हम विश्व की भाषाएं, पूरे संसार की भाषाओं के बारे में। प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक भाषा होती है जिसे उस देश के निवासी बोलते हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है जिसे उस देश में रहने वाले लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ देशों के नाम और उनकी भाषाएं दी गई हैं। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। अब आती हैं बच्चों लिपि। लिपि का मतलब उस भाषा को लिखने के चिन्ह। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कर जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, वह लिपि कहलाती है। हम इस वाक्य को लिपि की सहायता से विभिन्न भाषाओं में लिख सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस भाषा को हम बोलते हैं, उस भाषा को बोलने के, उस ध्वनि को बोलने के कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को विभिन्न तरीकों से, विधि माने तरीकों से हम प्रयोग में लाते हैं और वही प्रयोग लिपि कहलाता है। जैसे भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब बच्चों व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। अब आता है व्याकरण। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें इन नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण ही भाषा के स्वरूप को संवार कर उसे शुद्ध बनाता है। अर्थात प्रत्येक भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध रूप से, उन भाषाओं को हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण ही हमारी भाषा को एक सुंदर स्वरूप में बांध कर रखता है, जिसे वह शुद्ध कर देता है। व्याकरण वह शास्त्र है। अब इसकी व्याकरण की परिभाषा है ये। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है।
अर्थात व्याकरण वो शास्त्र है, वो तरीका है, वो विधि है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। व्याकरण के विभाग। अब व्याकरण के अलग अलग भाग कौन से होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के विभाग अब 3 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आते हैं बच्चों इसमें व्याकरण के विभागों के बारे में। अब पहला आता है हमारा वर्ण विचार। इसमें वर्णों के भेद, उनके उच्चारण और उनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। वर्ण, जो वर्णमाला अक्षर, उनके क्या भेद होते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया है। सबसे पहले हम वर्ण पढ़ना और लिखना और समझना ही सीखते हैं, तो वो होता है हमारा वर्ण विचार। अब आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना और शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वर्णों से हम शब्द बनाना सीखते हैं। आपने देखा होगा नर्सरी केजी में जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमें एक अक्षर के साथ दूसरा अक्षर मिलाकर बोलना पढ़ना सिखाया जाता है, तो वो एक नया शब्द बन जाता है। पहले हम सीखते हैं वर्ण विचार, उसके बाद हम सीखते हैं शब्द विचार। इसके बाद आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद और वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि शब्दों को फिर वाक्य में बदल दिया जाता है। जब शब्द हम लिखना सीख जाते हैं तो फिर उन्हें हम वाक्य में बांधना सीखते हैं। एक शब्द के साथ, जैसे राम पढ़ता है, तो राम अलग शब्द है, पढ़ता अलग है अलग है। अब वो क्या हो गया, हमारा पूरा वाक्य बन गया, तो ये कहलाता है वाक्य विचार। अब अगला आता है बच्चों इसमें साहित्य। प्रत्येक भाषा में निहित ज्ञान की बातों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित किया जाता है। इस संचित कोश को उस भाषा का साहित्य कहा जाता है। साहित्य किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। यह मानवीय अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। साहित्य की विधाओं में विभिन्न कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि जो साहित्य होता है, इसका काम होता है कि जो भाषाएं हमारे द्वारा बोली जाती हैं या भाषाओं से हमें जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करके रखें। इकट्ठा हम कैसे करते हैं, उसको हम नाटकों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा हम इसको लिख लिख कर रखते चले जाते हैं। और ये साहित्य जो होता है किसी समुदाय, जाति, वर्ग में नहीं बढ़ता, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, हमारे वर्तमान के बारे में, हमारे अतीत के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी स्पष्ट झलक हमें इन साहित्य के माध्यम से दिखाई दे जाती है। तो बच्चों, आपने मेरे साथ ये पूरा पाठ पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पाठ को दोबारा से दोहराएंगे। इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं, आवश्यक लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, उनको और एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। आइए दोहराएं। नंबर 1 है, भाषा के द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों अथवा विचारों को समझते हैं। ये क्या है हमारा भाषा की परिभाषा। अब आता है भाषा के रूप, मौखिक और लिखित। इसके बाद बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अगला है, लिखकर प्रकट की गई और पढ़कर समझी गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसके बाद अगला है, हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में कई भाषाएं हैं जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा भाषा के रूप में मान्यता मिली है। अगला है, ध्वनियों को चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करने हेतु उपयुक्त विधि लिपि कहलाती है। साहित्य किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। अगला, किसी भी भाषा में निहित ज्ञानवर्धक बातों को उस भाषा के साहित्य द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला, व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। फिर अंतिम है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आपने आज मेरे साथ ये पूरा पाठ पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ इसको आप दोबारा से फिर से दोहराएंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और विद्यालय में जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वे बच्चे अपने माता पिता से कहकर जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करवा दें। धन्यवाद।